बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, जिनमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जी हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट होगी मेरे पास रिएक्टिविटी, डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स, और लास्ट टू मेरे पास होंगी प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्ट। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने पेपर के ऊपर ये अलहदा से निकाल के एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बने और आपको इसका याद करना मिनिमाइज़ हो जाए। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिकली बेस करती हैं पीरियोडिसिटी के ऊपर एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। और हमें ये पता है कि ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और एक ग्रुप की चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अब हमने चूँकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वन बाय वन डिस्कस करनी है, वो हम ग्रुप वन की करेंगे सबसे पहले। तो ग्रुप वन में अगर आप देखें तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हाईली रिएक्टिव हमारे पास ये एक मेटालिक साइड बनती है, यानी ये हमारे पास सारे के सारे मेटल्स हैं और मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि मेटल्स कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये हैं तो सारे मेटल्स ही, तो इनमें से जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी होती है इसको आयनाइजेशन एनर्जी से भी मेजर किया जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जो होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स पड़े होंगे, यानी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इस ग्रुप के जो होंगे वो ये नीचे होंगे, और लीस्ट रिएक्टिव जो होंगे वो ऊपर वाली साइड पे होगा। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तभी आपकी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो सबसे नीचे होगा ना, सही है। अच्छा, अब इसकी अगर आप रीज़न देखना चाहें तो वो भी ऑब्वियसली रीज़न इसकी यही होती है कि डाउन द ग्रुप साइज़ चूँकि इंक्रीज़ करता जाता है, तो साइज़ के इंक्रीज़ करने से शेल इंक्रीज़ करता है, तो शेल जितना इंक्रीज़ करेगा उतना एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, और जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीकर होता जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही मेटल की खसूसियत भी होती है और यही उसकी रिएक्टिविटी को मेजर करने का यानी बेस है कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप टू के भी हैं, और अगर एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपने सिंपल इसी बेस के ऊपर जज करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप वन की जो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है NS1। ठीक है, ग्रुप टू की होती है NS2। ठीक है, अब N का मतलब यह है कि नंबर ऑफ शेल फर्स्ट का होगा तो ये हो जाएगा 1S1, 2S1, 3S1, 4S1। ठीक है, यानी ये 1, 2, 3 और 4 है ना। और अगर इसी तरह मैं इन सब की बताऊं तो इन सब की है NS2। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 2S2, यानी ये 2S2, 3S2, 4S2 और 5S2। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने पेन रखा और बोला आपको समझ आ गया होगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप के अंदर सेम ही होती हैं। अब मेरे पास सबसे पहले आ जाता है जो ये मैंने अभी आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जो मैंने आपको बातें बताई वो सब इसके अंदर लिखी हुई थी, मैंने इस तरह एक चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है मेरे पास मेटालिक कैरेक्टर। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी और ग्रुप वन का हमने मेटालिक कैरेक्टर जो सा है वो डिस्कस करना है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है हाउ इजीली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आइन यानी कैटाइन। अब देखें कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर रख रहा होगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है वो वही होगा जो सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। और मैंने अभी आपको बताया था
इसके डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। इसका मतलब सीजियम जो है मेरे पास, या इससे नीचे फ्रांशियम भी है, ठीक है। तो फ्रांशियम की सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रांशियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इन जनरल ये सारे ही मेटल्स हैं, लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आपने इसको यानी समझ लें रिमेनिंग पीरियोडिक टेबल के साथ इस तरह कंपेयर नहीं करना। अब हमने सिर्फ इस ग्रुप के अंदर ही ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर आएंगे, इन जनरल फिर बता रहा हूँ कि ये सारे ही मेटल्स हैं, और इन सब मेटल के अंदर जो सबसे नीचे है वो उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल फ्रांशियम का, सीजियम और फ्रांशियम का दे आर द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि दे आर वेरी इजीली टू लूज़ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर साइज़ बड़ा है, तो न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक हो जाता है। तो थोड़ी सी भी आप एनर्जी देते हैं, यानी जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में काउंट करते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव आइंस बना देते हैं, जिसको हम केटाइंस कहते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी कैरेक्टर ट्रेंड्स देखें, यानी अब हमने क्या करना है, हर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का, यानी अब सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसमें अब हमने आपको बता दिया कौन सा ज़्यादा है। फिर हमने ये बताना है कि इसका जनरल ट्रेंड क्या है। तो चलिए ट्रेंड देखते हैं। अब ट्रेंड तो हम ऑलरेडी डाउन द ग्रुप तो देख चुके हैं ना, यानी अगर आप देखें मेटालिक कैरेक्टर का, ये मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट जो सा है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास अगर ये इस तरह एक पीरियोडिक टेबल मैं बना दूँ, ये मैं इस तरह अगर बनाऊँ पीरियोडिक टेबल, ये मैंने बनाया है, इसके इस साइड पे सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये हमें पता है ना, और इधर सारे मेटल्स होते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे मेटल्स और लेफ़्ट साइड पे मेटल्स और राइट साइड पे नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, यानी मेटल टू नॉन मेटल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह आप उसकी रीज़न भी बताएंगे कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, और न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने आपको मेटालिक कैरेक्टर का बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर उसी का ज़्यादा होगा जितना हाउ ईजीली वी कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। मैं बार बार आपको ये डिक्टेट कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हाउ इजीली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आइन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस तरह जब आप मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो साइज़ छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो ये इसका ट्रेंड है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। उसने कहा जी आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स दैट हैज़ द हायर मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, सोडियम और पोटाशियम, और फिर है जी सोडियम और मैग्नीशियम। अच्छा, सोडियम और पोटाशियम को अगर आप देखते हैं, ये मेरे पास बना हुआ है, तो ये है जी मेरे पास सोडियम और ये है पोटाशियम। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो पोटाशियम हैज़ द ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर, तो इसमें मैंने ये लगा दिया ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर। फिर है जी सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा है। अब देखें सोडियम और मैग्नीशियम यानी इसने एक ग्रुप में बताया हुआ है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इसका मतलब सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सोडियम हैज़ द ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, इसमें यहाँ पे गलती भी है, इसने मैग्नीशियम आंसर लगाया हुआ है, आप मैग्नीशियम आंसर इसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो है हमें पता है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, और मैग्नीशियम जो है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका साइज़ भी छोटा है, तो मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर कम है, ये आपने बात याद रखनी है। फिर है जी विच एलिमेंट हैज़ दी लोअर मेटालिक कैरेक्टर, और उसमें मेरे पास है लिथियम और पोटाशियम, इन दोनों में से किसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहीं से ही देखते हैं। मेरे पास है लिथियम और पोटाशियम, ऑब्वियसली डाउन जो नीचे है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका आंसर होगा पोटाशियम। दूसरा था मैग्नीशियम और कैल्शियम, अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम नीचे है, तो कैल्शियम का मैग्नेटिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये आपके पास कैल्शियम का
आ जाएगा मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा और मैग्नीशियम का कम आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने लोवेस्ट का पूछा हुआ है तो लिथियम का कम होगा, पोटेशियम का ज़्यादा होगा इनके आपस में कंपैरिजन में। और नेक्स्ट जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है जी रिएक्टिविटी। तो चलिए रिएक्टिविटी को देखते हैं। रिएक्टिविटी क्या होती है? ये भी एक एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है ग्रुप 1 के ही एलिमेंट की। अगेन इसने माइंड में रख के आपने इसको देखना है ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। ग्रुप 1 को देखेंगे तो बहुत सही आपको समझ आ जाएगा। रिएक्टिविटी क्या होती है? द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। अच्छा, अब इसी को ना, इस रिएक्टिविटी को अगर आप मेटल की टर्म में देखेंगे, मैं ये लिखता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ जनरल, अगेन बार बार मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ इसलिए ताकि आपकी तरह ना पूरी की पूरी ग्रिप बने, ठीक है। यहाँ पे पड़े हुए हैं अगेन मेटल्स और इधर मेरे पास ये जनरली पड़े हुए हैं जी नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी इन जनरल पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखें तो मेटल के अंदर रिएक्टिविटी का डेफिनेशन और होगी और नॉन मेटल के अंदर रिएक्टिविटी की डेफिनेशन और होगी। मेटल की के अंदर रिएक्टिविटी की डेफिनेशन होगी कि हाउ ईजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि ये मेटल में हाउ ईजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जितना ज़्यादा ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और नॉन मेटल के अंदर क्या होगा? हाउ ईजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, हाउ ईजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और इसके अंदर क्या है? इट कैन, हाउ ईजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाउ ईजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि लूज इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा था? डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, सही है। लेकिन ये मेटल्स की बात हो रही है। जब आप नॉन मेटल्स के अंदर आएंगे तो डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इधर इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। मैंने अगेन बता दिया, इसका रीज़न थी कि हाउ इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है डाउन द ग्रुप मेटल्स। और नॉन मेटल्स में जो ऊपर वाले होते हैं वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये ज़्यादा क्विकली रीडली गेन कर लेते हैं। और डाउन द ग्रुप जो है उनकी जो वो गेन करने की एबिलिटी है वो वीकर होती जाती है। तो इसलिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इधर डिक्रीज करती है। ये जब हम हैलोजेंस की पढ़ेंगे ना रिएक्टिविटी, तब आपको ये बात भी समझ आएगी। लेकिन चूंकि मैं एक जनरल पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैंने एक जनरल रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है और फिर मैं आऊँगा वापस पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 को देख लें। अब हम ग्रुप 1 को देखते हैं। ग्रुप 1 की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब अलॉन्ग द पीरियड देखते हैं। ये अब आपको मैंने डाउन द ग्रुप बता दिया। अब अलॉन्ग द पीरियड देखते हैं, ठीक है। अब अलॉन्ग द पीरियड के लिए रिएक्टिविटी का ही मैं दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि फिर आपको समझ सही आएगा, ठीक है। मैंने पीरियोडिक टेबल बना दिया, इससे ना आपके विजुअल्स बनेंगे और आपको समझ सही आएगा। अच्छा, जब आप मूव करेंगे ना जी लेफ़्ट टू राइट इस तरह, अभी रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो आपकी लेफ़्ट टू राइट जोन सी है वो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। और मिडल तक जाके ये ट्रेंड जो है इसी तरह ही फॉलो होगा, डिक्रीजेस। और मिडल के बाद यानी जब आप मिडल में पहुंचेंगे तो मिडल के बाद इसकी रिएक्टिविटी दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ये बात आपने याद रखनी है। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड है? अलोंग द पीरियड मिडल तक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और मिडल में पहुंचने, मिडल से मुराद ये वाला मिडल नहीं होता, इसमें हम S और P को ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसका अगर 1A 2A ये आ गया 3 और ये 4, तो 4 तक हमारा मिडल बनता है, ठीक है। यानी ये 4A है ना, इस तरह रोमन वाला 4A, और दूसरी तरह से अगर देखें तो 14, यानी 14 मुझे मिड से इसको काटेगा, ठीक है। तो 14 तक जो है ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी,
ठीक है, और उसके बाद 14 के बाद रिएक्टिविटी दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसकी रीज़न ऐसा नहीं है, लेकिन वो चूंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक वाला इसमें केस आ जाता है, तो वो आपके थोड़े से स्कोप से ऊपर होगा कि बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में सीखें। तो अब मैं इसको वापस जो है सम अप करने लगा हूँ रिएक्टिविटी को। रिएक्टिविटी होती है मेटल की अलग है, नॉन मेटल की अलग है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेफ़्ट साइड के ऊपर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, जबकि राइट साइड के ऊपर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप इधर जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी, जबकि रिएक्टिविटी अगर अलोंग द पीरियड देखेंगे लेफ़्ट टू राइट तो मिडल तक, मिडल हमारा एस और पी का देखना है, वो 4A अगर सब ग्रुप देखें या टोटल 1 2 3 4 14 तक मेरे पास जो है लेफ़्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और फिर हाफ पे पहुंचने के बाद दोबारा ये जब राइट की तरफ जाएगा तो दोबारा रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अच्छा ये मैं अब आपको थोड़ा बुक से भी दिखा देता हूँ। यही बातें लिखी हुई हैं जी सारी। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, क्यों? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन वीकर होती जाती है, तो ईजीली हो जाता है पार्टिसिपेट करना। फिर रिएक्टिविटी 10 टू अक्रॉस अ पीरियड, ये मैंने बताया भी हुआ है कि उसके बाद दोबारा से इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, और ये मैंने इसके बनाए भी हुए हैं शॉर्टकट के लिए, और मैंने अभी आपको बना के भी दिखा दिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है जी डेंसिटी। डेंसिटी में हमारे पास सिंपल डेंसिटी क्या होती है जी, आप लिखें सबसे पहले डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लिख लीजिए। अब हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डेंसिटी को लिया, और डेंसिटी क्या होती है जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि, और अब इसी को अगर मैं फार्मूले की फॉर्म दूं तो क्या होगा जी, डेंसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मैस, मैस की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होती है ना, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है जी डेंसिटी। ठीक है, यानी एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर कितना मैस आपका आ सकता है, इसको आप कहते हैं जी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्लियर हो गई। अब इसके डेंसिटी के हम देख लेते हैं जी ट्रेंड। ठीक है, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप जाते हुए डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने समझना है। यानी टोटल अगर मैं पूरा पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो डेंसिटी का दो मैं इसी तरह ही बनाता हूँ पीरियोडिक टेबल रफली, ताकि मैं ट्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकूँ डेंसिटी के, डेंसिटी और ट्रेंड। और मैं यहाँ पे रफली एक बना लेता हूँ ऐसे पीरियोडिक टेबल, और एक और मुझे बनाना पड़ेगा फॉर लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हो चाहे राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हो, तो डाउन द ग्रुप आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। ये बात आपने याद रखनी है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अच्छा ये क्यों इंक्रीज करेगी? बिकॉज ऑफ द साइज इंक्रीजेस। अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप देखें ना, मास इंक्रीज कर रहा होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो और साथ साथ साइज भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि डेंसिटी तो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो उसका साइज भी तो बड़ा होता जाता है ना, इस तरह ये देखें, अब वॉल्यूम भी तो उसका बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है, और डाउन द ग्रुप जाते हुए मैस भी बड़ा हो, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन जो इंक्रीज इन मैस है ना, वो इंक्रीज इन वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ हाइपोथेटिकली, अगर मैस पहले हो 2 और ये हो मेरे पास 4, ठीक है, 2 भी बढ़ेगा मेरे पास, सॉरी इसको मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, 2 और इसको 12 ले लेता हूँ, 12 और ये हो जी 4, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब 12 से 12 बड़ा हो रहा है, ये जा रहा है जी 24 के ऊपर, डबल हो रहा है, और 4 जो है वो 4 से डबल होके 8 नहीं हो रहा बल्कि 7 हो रहा है या 6 हो रहा है। अब देखें ये भी बड़ा, वॉल्यूम भी बड़ा और मैस भी बड़ा, लेकिन जो इंक्रीज ऑफ मैस है ना
वो ज़्यादा होता है, इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। डाउन द ग्रुप फिर आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, चाहे आप लेफ्ट साइड पे हैं चाहे राइट साइड पे हैं। ये बात आपको दोबारा हेलोजेंस में भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी तो हम ग्रुप 1 के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, लेकिन वो पूरे पीरियोडिक टेबल का ही उसने इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं पूरा बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये विजुअल्स आपको याद रहें। अच्छा, फिर उसके बाद डेंसिटी अगर आप देखते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट डेंसिटी का क्या होगा। अच्छा, इसमें भी अब आपने इसको 2 दफ़ा में तोड़ लेना है और वो 14 वाले ग्रुप से तोड़ना है, क्योंकि मिडल ऑफ द जो है वो एस और पी का हमारा मेन होता है, ठीक है। तो यानी ये 1A, ये हो जाएगा जी 2A, और ये हो जाएगा जी 3A, और ये हो जाएगा जी 4A। या ओवरऑल देखें तो 1 2 ये 10 और फिर ये 13 और ये 14 होता है। तो 14 वाले से तोड़ना है आपने, तो 14 तक और फिर 14 के बाद ये है। अब जब आप लेफ़्ट टू राइट मिडल तक जाते हैं ना, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीजेस। और फिर जब मिडल से आगे जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, मिडल में पीरियोडिक टेबल के दरमियान वाले जो एलिमेंट्स होंगे हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। ये आपने याद रखना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। ये इसका ट्रेंड है, डेंसिटी का ट्रेंड क्या है जी, मिडल तक डेंसिटी इंक्रीज करती है और मिडल के बाद डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडल वालों की हाईएस्ट डेंसिटी होगी, ठीक है, और इधर साइडों पे दोनों तरफ लो डेंसिटीज पड़ी होंगी, क्योंकि इधर से भी इधर इंक्रीज कर रही थी, इधर से भी इधर डिक्रीज कर रही है, तो इधर साइडों के ऊपर लो पड़ी होंगी डेंसिटीज, इधर भी लो पड़ी होगी डेंसिटी, और दरमियान में हाईएस्ट डेंसिटी पड़ी होगी। ये विजुअल्स हैं, इसलिए बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहें। डेंसिटी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। अब आ जाएंगी हमारे पास अल्कली मेटल्स। अभी उसने ये जनरली रिएक्टिविटी, डेंसिटी और मेटालिक कैरेक्टर, खैर उसने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया जनरली। अब स्पेसिफिक शुरू हो गया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। और अब इसके ये 2 टॉपिक्स जो हैं, ये वाला और ये फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप 1 है उसके लिहाज से अब हम इसको देखेंगे। अच्छा, मैं ये लिख भी लेता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। अच्छा जी, अच्छा, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मेरे पास रिएक्टिविटी है, फिर सॉफ्टनेस एंड लो डेंसिटी है, और ये सारे मेरे पास 1 बाय 1 पॉइंट्स हैं जिनमें ये साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। अच्छा, हमें ये पता है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं और डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द साइज इंक्रीजेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मेटालिक कैरेक्टर में रिएक्टिविटी में लेफ्ट साइड पर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन नॉन मेटल वाली साइड यानी राइट साइड के ऊपर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। अच्छा, अब यही बात लिखी हुई, ऑल मेटल्स आर रिएक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, दे रिडली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव 1 के टाइम। यानी इस ग्रुप 1 के जितने भी हैं एलिमेंट्स वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो उनकी जो वैलेंसी होगी, इसको हम मोनोवैलेंट कैटायन भी कहते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और द ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ये भी हम ऑलरेडी इस रिएक्टिविटी के टॉपिक में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है जी सॉफ्टनेस और डेंसिटी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था डेंसिटी जो है इस साइड पे भी लो पड़ी हुई है, ये भी हमने ये है डेंसिटी को अभी हमने देखा था कि डेंसिटी जो है इस साइड पे भी लो है और इधर भी लो है। अब ग्रुप 1A को देखूंगा तो डेंसिटी कम है ना, लो डेंसिटी है और सॉफ्ट भी है। ठीक है, अब इसको देखते हुए अब इसको देखें, आपको समझ आएगा। अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड आर रिलेटिवली सॉफ्ट। पहले ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल्स ही कहते हैं, उसका नाम है ग्रुप 1A का। अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड आर रिलेटिवली सॉफ्ट। अब डाउन द ग्रुप देखना है कि क्या हो रहा है, विच अलाउ देम टू बी ईजीली कट विद अ नाइफ। इस वजह से जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ यानी छुरी के साथ ईजीली कट भी कर लेते हैं। दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी सॉफ्टनेस डिक्रीज जो है वो इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, यानी जो सबसे नीचे होगा उसकी सॉफ्टनेस सबसे ज़्यादा होगी, ये याद रखें। दिस ट्रेंड इंक्रीजेज
डाउन द ग्रुप, यानी सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ऑब्वियसली मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगेन रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि हाउ ईजीली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ना, तो ये दे आर वेरी रिडली टू लूज इलेक्ट्रॉन और इस वजह से बहुत रिएक्टिव हैं। और मोनोवेलेंट क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव वन जब भी एक इलेक्ट्रॉन यानी उसका जो आयन है वो +1 चार्ज होगा तो उसको हम मोनोवेलेंट एलिमेंट्स कहेंगे। अच्छा, अब एक और करेक्ट प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, दे रिएक्ट विद वाटर। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या लिबरेट करेंगे? H2 और अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी ठीक है जो भी मेटल होगा उस मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो सोडियम है, सोडियम को मैं अगर रिएक्ट करवाता हूँ वाटर के साथ, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा? हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस NaO और H। ये कैसे होता है समझ लें, अगर मैं इसको बनाऊं Na और H2O को तोड़ दूं OH के अंदर प्लस H के अंदर, ठीक है, ये मैंने स्प्लिट कर दिया तो ये NaOH तो ये बन जाएगा, ठीक है, और इधर से H2 ये बनेगा यहाँ से। लेकिन अब ये चूँकि दो होते हैं, ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली इसी तरह ही बनते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने एक और बनाया इसी तरह, एक और Na ले लिया, एक और OH ले, एक और वाटर ले लिया ना, ये वाटर है पूरा, एक और वाटर ले लिया, दो लिए तो ये मेरे पास 2 NaOH बन जाएंगे और ये मिलके एक H2 बन जाएगा ना, ये देखें, समझ आ गई। इस तरह भी आप बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नंबर्स के ऊपर खेलें, आप इस तरह भी देख सकते हैं। तो यानी बैलेंस के क्या होंगे? 2 Na है, ये देखें 2 Na है ना, और 2 NaOH बन रहे हैं तो ये 2 NaOH और 2 H2 बन रहे हैं, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने थे? ये भी 2 थे, ये देखें एक ये और एक ये 2H2O, लेकिन एक H2 बन रहा है। दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली बैलेंस, या इस इक्वेशन को इस तरह भी देख सकते हैं। ये थी इसकी इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्या देख के क्या होती है तो फिर आप उसे बता भी सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है जी, विच इज़ मोर सॉफ्ट, सोडियम और पोटाशियम। मैंने भी आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो भी नीचे होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इसमें सोडियम और पोटेशियम है, देखें पोटेशियम नीचे है तो पोटेशियम इज़ मोर सॉफ्टर देन सोडियम, ठीक है। ये फिर है जी मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर अगर कोई दूसरे एलिमेंट्स हों तो आप बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ चुके हैं ना अभी, यानी हमने उसमें सॉफ्टनेस देख ली, डेंसिटी देख ली, रिएक्टिविटी देख ली, मेल्टिंग पॉइंट्स देख लिए इन जनरल, तो हमें पता चल गया कि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो ग्रुप 1 होता है उसका डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इन ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर अ कलेक्शन ऑफ relatively soft metals showing a trending in the melting point and reaction with water। अभी मैंने आपको ये reaction with water भी दिखाया था। अच्छा, the metals in group 1 are called the alkali metals। दोबारा से ये बता रहे हैं, they are very soft, again बता रहे हैं, their melting and boiling points decrease करेगा जी, melting point और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। इस तरह करके आप याद भी रख लें कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट ये डिक्रीज का सिंबल है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। फिर उसके बाद व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट, अच्छा मैंने शायद पहले बोल दिया हो इंक्रीज, वो स्लिप ऑफ टंग होगा। डाउन द ग्रुप हमेशा याद रखें डिक्रीज ही करता है। व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये भी अभी हम कर चुके हैं। द रिएक्टिव मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली अभी हम 1 by 1 पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है जी पोजीशन ऑफ द अननोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब ये बेसिकली कैसे आप कोई अननोन एलिमेंट हो और उसका सिर्फ आपको वो क्या दे दे, एटॉमिक नंबर दे दे, ठीक है, और आप कहे कि अब आप इसकी ना पोजीशन प्रेडिक्ट करें
या बताएं कि ये कहाँ पड़ा होगा, ठीक है। वो आप कैसे कैसे पता चला सकते हैं, वो आप उसकी सिंपल एटॉमिक नंबर बता दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीछे वीडियोस में बहुत ज़्यादा आपको मैंने सिखा दिया है, और अब तो आप एक्सपर्ट हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपने कैसे उसकी पोजीशन लोकेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है भी इधर, इसको भी अभी हम करेंगे दोबारा से। तो अच्छा, एक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और दूसरा आप जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको भी अगर कोई आपको बताए ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A की आयनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक साइज़ है, इन सारों को भी एनालाइज करके आप बता सकते हैं। कैसे? अगर आपको कहते हैं कि कोई एलिमेंट है ग्रुप 1A का ही, ठीक है, वो कहता है वो एलिमेंट है, हम गैस कर रहे हैं ना, इसी से सवाल बना रहे हैं, इसी की यानी जो इसने बात की है ना उसी से ही हम पोजीशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट। अच्छा, अब ना जनरली वो कहता है कि है ग्रुप 1 में, उसने हमें फर्ज करें हिंट दे दिया कि है ग्रुप 1A में या 1 में, इन जनरल अगर उसका नाम देखें। अब वो हमें कहता है जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है ना IE, ठीक है, वो हाई है, ठीक है। एक उसने मुझे प्रॉपर्टी बता दी, और या ये कहता है कि वो वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब बताएं कि ये ऊपर वाली साइड पे है या नीचे वाली साइड के ऊपर पड़ा, क्योंकि है तो इधर ग्रुप 1A में ही ना, क्योंकि वो उसी की ही अभी हमें पोजीशन को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डिक्रीज करती हैं, इसका मतलब हायर डिक्रीज करती हैं, तो हायर जो होगी, हाई एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी की होगी, वो ऊपर वाली साइड पे पड़े होंगे। तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जो एलिमेंट मुझे वो बता रहा है गैस करने के लिए, वो ग्रुप 1A में कहीं ऊपर है, ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। ये था बेसिकली गैस करना। दूसरा, मुझे अगर वो जैसे ये सवाल है कि उसने कहा जी एटॉमिक नंबर ही 19 है और गैस करें कि क्या है। अब मेरे पास 19 एटॉमिक नंबर है, मुझे उसका एलिमेंट का नहीं पता, मैं उसको नाम दे देता हूँ जी M एलिमेंट है और उसका 19 एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी? 1s2 2s2 2p6, दूसरा शेल कंप्लीट हो गया। तीसरे में, और ये यहाँ तक कितने हो गए हैं? 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। यहाँ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ नंबर के, यहाँ तक मेरे पास 10 हो चुके हैं, याद रहें। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 3s2 और फिर 3p6 भी हो जाएगा, और 10 6 और 2 8 18 हो चुके हैं, यानी यहाँ तक एक रह गया, तो वो आ जाएगा 4s1 के अंदर। तो ये होगी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इस एलिमेंट की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे गैस करना है? आखिरी एलिमेंट S सब शेल में जा रहा था, तो इसका मतलब इसका ब्लॉक है जी S, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या है? पीरियड होता है जो उसका मैक्सिमम क्वांटम नंबर होता है, या उसका सबसे बड़ा समझ लें शेल होता है। तो मैक्सिमम शेल इसके अंदर कौन सा है जी? 4। तो जो शेल नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है, तो पीरियड नंबर हो गया जी 4। अब ग्रुप चेक करना था। ग्रुप का मैंने आपको इसका रूल सिखाया हुआ है कि ग्रुप जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल, आखिरी शेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे जी? 1। तो इसका मतलब इसका ग्रुप क्या है जी? 1, ठीक है। अब यानी ये कहाँ पड़ा हुआ है देखें, मैं इजीली लोकेट कर सकता हूँ। ये मेरा पीरियोडिक टेबल अगर इस तरह मैं बना दूँ, ये मेरा एस ब्लॉक के अंदर है, फिर पीरियड मेरा 4 है, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा इसके अंदर है, और इसमें फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, तो इसका मतलब वो यहाँ पड़ा हुआ है। जो मेरा यानी मेटल M है वो उसकी लोकेशन ये है, ठीक है। ये था आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। और अगर मैं इसको देखूं कि चौथे ग्रुप में कौन था जिसका एटॉमिक नंबर था ये, तो ये मुझे पता चलता है कि वो है जी पोटाशियम। ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए, ये तीसरे ग्रुप में चौथा ये है जी पोटाशियम, 19 एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये था मेरे पास बेसिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कैसे आप प्रॉपर्टी से गैस कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसी तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़, अब एटॉमिक साइज़ को ही ले लें। अगर वो कहते हैं कि जी ग्रुप 1A में ही है और उसका एटॉमिक साइज़ हाईएस्ट है, तो मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। तो
डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा तो हाईएस्ट कहाँ होगा, निचली साइड पे, सबसे नीचे। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा वो जो एलिमेंट है वो ग्रुप 1A में सबसे नीचे इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि इसी का ही हाईएस्ट एटॉमिक साइज है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन या लोकेशन ऑफ द अननोन एलिमेंट बाय नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमने दोनों एग्जांपल्स कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की, लैंथेनाइट एक्टिनाइड्स की, और दो ग्रुप हालोजेंस और नोबल गैस। तो ये हमारा टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।